तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम प्रस्तावना से संबंधित एक दो पॉइंट के बारे में जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानेंगे, है ना। और कुछ शब्दावली के बारे में भी जानेंगे, जैसे राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है। आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे क्योंकि मैंने जो आपको पॉलिटी शुरू कराई है वो भारत के संवैधानिक विकास से लेकर शुरू कराई है ना। और जैसे पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब क्या हैं, ये एक शब्दावलियाँ हैं, है ना। तो इनको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो आइए पहले हम जानते हैं अपनी प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में और अच्छे से डिस्कस कर दिया था। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, है ना। जो हमारी प्रस्तावना है ना, जो हमारी प्रस्तावना है यानी हमारी मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना, तो हमारी प्रस्तावना हुई ना, ये हमें तीन प्रकार के न्याय प्रदान करती है। तीन प्रकार के न्याय देती है हमें। पांच प्रकार की हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है और दो प्रकार की हमें समानता प्रदान करती है हमारी प्रस्तावना। अब ये तीन प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? पहला है आपका सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय, है ना। पांच प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी हैं? पहला विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की तो स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ये पांच प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदान करती है हमारी प्रस्तावना, और हमें दो प्रकार की समानताएं भी प्रदान करती है। पहली हमारी प्रतिष्ठा की समानता, दूसरी हमारे अवसर की समानता। अवसर मीन्स समझ रहे हो आप? अवसर मीन्स कोई भी लोक पद है उस पर हर व्यक्ति का हक है, अगर वो उसके काबिल है तो वो उस पद पर जा सकता है, ठीक है। जैसे ये नौकरियां निकलती हैं ना, तो यहाँ पर सबको समान अधिकार है नौकरियों पर जाने का। जो भी काबिल होगा वो पहुँच जाएगा, ठीक है। अभी यूपी प्री एग्जाम में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चों ने जो पेपर दिया है, जो इसके काबिल हैं, ठीक है, और जो सेलेक्ट होंगे वो चले जाएंगे, उन सब के लिए अवसर की समानता है ना। अब हम देखिए, ये तो गई प्रस्तावना की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। न सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ये हमारे व्यवहारिक जीवन को भी रिलेट करती हैं, है ना। अब हम कुछ शब्दावलियों को भी जानेंगे, जैसे राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र, ये क्या है, इनके बारे में हम एक एक से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राज्य क्या है। वैसे तो मुझे आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन पहले हम राज्य को समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक से सबको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, राज्य क्या है। क्या जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, ये राज्य हैं, या फिर हमारा भारत राज्य है ना। देखिए, राज्य के लिए चार तत्व आवश्यक होते हैं, चार तत्व मैंडेटरी हैं, ठीक है। इनके बिना राज्य नहीं हो सकता। इनमें से अगर एक भी नहीं हुआ तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी। देखिए, राज्य के लिए ना चार तत्व अनिवार्य हैं, और वो कौन कौन से तत्व हैं जो राज्य के लिए अनिवार्य हैं। एक तो भूमि, उस राज्य के पास उसके पास भूमि होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरी सरकार होनी चाहिए, और चौथी हमारी संप्रभुता। अब आपके मन में एक सवाल आएगा और नहीं आएगा तो मैं ला दूंगा, ठीक है। आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या हमारा भारत एक राज्य है? अगर हमारा भारत राज्य है तो भारत के पास ये चारों चीज़ें अनिवार्य होनी चाहिए, है ना। ये चारों तत्व तो होने चाहिए भारत के पास, तभी वो राज्य कहलाएगा। क्या हमारा उत्तर प्रदेश या हमारा बिहार या हमारा कोई भी स्टेट अपने भारत का, ठीक है, जिसे आप राज्य कहते हो, क्या उसके पास ये चारों तत्व शामिल हैं, चारों तत्व अनिवार्य हैं? देखिए, जो हमारा भारत है, हमारे भारत के पास भूमि है। जी हाँ सर, बिल्कुल भूमि है, उसी भूमि पर तो हम रहते हैं। रहने के लिए यानी जो भूमि है उस पर रहने वाले व्यक्ति भी हैं, बिल्कुल हम तुम है ना, यही जनसंख्या है। यानी एक तो भूमि हुई भारत के पास, दूसरी भारत के पास जनसंख्या है जो कि विश्व में सबसे नंबर 1 पहुंच गई जनसंख्या। दूसरी तीसरा तत्व है सरकार। जी सर, सरकार भी हमारे पास है, प्रधानमंत्री जी, है ना। चौथी है संप्रभुता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये तीनों तत्व आपको किसी के भी पास देखने को मिल जाएंगे, लेकिन संप्रभुता हर किसी के पास नहीं होती। अपने भारत के पास संप्रभुता है, इसीलिए भारत को राज्य कहा जाता है अंतर्राज्य स्तर पर, ठीक है।
अपने अपने देश के भीतर की बात करें, अपने भारत के भीतर की बात करें, तब इसे राज्य देश कहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो वहाँ अपने भारत को राज्य की दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास ये चारों तत्व हैं। भूमि भी है भारत के पास जनसंख्या भी है, जो कि अब नंबर 1 हो गई है। 140 से 141 करोड़ के लगभग है। भारत की अपनी सरकार है, मोदी जी, है ना। भारत के पास संप्रभुता भी है। अब संप्रभुता का मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब अब अच्छे से जानते होंगे, ये तीनों क्या होती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये संप्रभुता क्या है? व्हाट इज सोवरेनिटी? संप्रभुता क्या है? संप्रभुता, आप सीधे शब्दों में मैं बताऊं, संप्रभुता एक ऐसा तत्व है कि जो हमारा भारत है ना, ये किसी भी आंतरिक या बाहरी दबाव के कोई भी निर्णय ले सकता है, कोई भी फैसला कर सकता है। ये होता है संप्रभुता। यानी किसी भी आंतरिक और बाहरी दबाव के निर्णय लेने की क्षमता ही संप्रभुता कहलाती है। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि संप्रभुता का तात्पर्य सर्वोच्चता से है। मतलब संप्रभु किसी को भी, जो संप्रभु होता है ना, वो किसी को भी आदेश दे सकता है, लेकिन संप्रभु को कोई भी आदेश नहीं दे सकता। मान के चलो अपना भारत के पास ये संप्रभुता है, तो इसका मतलब ये है कि जब भारत चाहेगा ना, अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश से कोई भी हथियार खरीद सकता है। मान के चलो कि जो अपना भारत है वो अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए, और रूस आकर मना करे कि तुम ये हथियार नहीं खरीद सकते, तो रूस कभी भी मना नहीं कर सकता। और हमारा भारत उसकी बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा भारत संप्रभु है। हम अपनी रक्षा के लिए अमेरिका से हथियार खरीद सकते हैं। अगर अमेरिका हमसे खरीदे तो अमेरिका भी खरीद सकता है, क्योंकि अमेरिका भी संप्रभु है, उस पर किसी की भी रोक टोक नहीं है। ऐसे ही हमारे भारत पर भी किसी की रोक टोक नहीं है। तो इसलिए जो हमारा भारत है, भारत हमारा एक राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि में अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमारा भारत एक राज्य की दृष्टि में आता है। लेकिन अपने देश के भीतर की बात करें तो इसे देश कहते हैं। यानी भारत को राज्य या देश दोनों ही संज्ञा दी जाती हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर फिर ये जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये क्या है? ये प्रांत हैं। क्या हैं? ये प्रांत हैं। आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा 9th-10th में, तो वहाँ पर इनके पीछे प्रांत लिखा आया होगा। यूपीजी के जब मैंने आपको कराया था, तो उसमें आपने एक शब्द सुना होगा, संयुक्त प्रांत, है ना। संयुक्त प्रांत, जो कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कहलाया, है ना। तो ये प्रांत हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए। क्योंकि देखो यूपी के पास, यूपी की भूमि है, यूपी की जनसंख्या भी है, जो कि घटी जा रही है। 5वां देश बन सकता है यूपी की जनसंख्या से, है ना। यूपी की सरकार भी है, योगी बाबा बुलडोजर चलवा देते हैं। यूपी के पास संप्रभुता नहीं है, यानी यूपी अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकता बिना भारत सरकार के, है ना। अब यूपी के मुख्यमंत्री अगर भारत से कहीं यूपी से बाहर जाएं, भारत से बाहर जाएं, तो उन्हें भारत सरकार की जो, ठीक है, उनकी परमिशन लेनी होगी, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर मोदी जी बाहर जाएंगे, अपने देश से किसी देश में वार्ता के लिए बाहर जाएंगे, घूमने के लिए बाहर जाएंगे, तो उन्हें योगी बाबा की परमिशन नहीं लेनी होगी। लेकिन योगी बाबा कहीं जाएंगे तो योगी बाबा को मोदी बाबा की परमिशन लेनी होगी। ये होती है संप्रभुता। यानी बिना किसी बाहरी और आंतरिक हस्तक्षेप के, आंतरिक दबाव के, हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप संप्रभुता का मतलब समझ गए होंगे। संप्रभुता के लिए 4 तत्व बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। इनमें से अगर एक भी तत्व नहीं हुआ ना, तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि सर ये राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र, व्हाट इज नेशन? तो राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक भावना है समाज के बीच आपसी जुड़ाव की। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक भावना है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है समाज के बीच आपसी जुड़ाव का, आपसी एकता का। अब ये एकता या आपसी जुड़ाव किस टाइप से हो सकते हैं? ये जाति के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर जुड़ाव हो सकता है, संस्कृति इतिहास के आधार पर जुड़ाव हो सकता है। तो जो भाषा, संस्कृति, जाति, इतिहास के आधार पर होता है, ये होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद भी आपको 3 तरह के देखने को मिलते हैं। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये जो राष्ट्रवाद है ना, ये राष्ट्रवाद आपको 3 तरह के देखने को मिल सकते हैं। एक तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैनेज करना।
आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो टर्मिनोलॉजी, ये जो शब्दावली आप समझ रहे हो ना, ये इस टाइप से आपको किसी भी किताब में नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना। और ये आपको पता भी होनी चाहिए क्योंकि आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी का पढ़ रहे हैं यानी राज व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, और आप दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं। दरोगा मतलब क्यों बन रहे हैं पता है? आप राज्य का हिस्सा बनना चाहते हो, तो पहले इन शब्दावलियों को समझ लो कि इनका मतलब क्या होता है, जब भी आप दूसरों को समझा पाओगे, है ना। देखिए, राष्ट्र होता है एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक होता है हमारा राजनीतिक राष्ट्रवाद, यानी राजनीति के आधार पर लोगों को जोड़ना, समाज में आपसी जुड़ाव रखना। ठीक है, और एक होता है हमारा आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद, इसमें हम धर्म को कहते हैं ना कि किसी को मोहरा बनाकर कोई काम करवाना। जैसे आपने राम मंदिर के बारे में सुना है, ठीक है, तो राम मंदिर को एक रेफरेंस प्रायोरिटी देकर लोगों के बीच आपसी जुड़ाव रखा था, आपसी जुड़ाव बनाया था, है ना। ऐसे ही राजनीतिक जुड़ाव होते हैं, राजनीतिक राष्ट्रवाद होती हैं। जैसे हम जब जो 15 अगस्त आती है तो उसमें अपने भारत में, पूरे भारत में हर घर झंडा फहराया जाता है। तो ये क्या है? एक राष्ट्रवाद है। कैसा? राजनीतिक राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्र क्या होता है? एक भावना होती है, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, आपसी जुड़ाव होता है लोगों के बीच में। ठीक है, आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कहते हैं ना कि आपने सुना होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई। तो ये क्या है? ये भावना है, एक मनोवैज्ञानिक भावना है, मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है समाज में। ठीक है, अब हम जानते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। राज्य व्यवस्था, पहले तो आपको राज्य व्यवस्था ही पता होनी चाहिए कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। भारतीय राज्य व्यवस्था आपको अपने आप पता चल जाएगी। व्यवस्था, देखिए जो राज्य व्यवस्था होती है ये राज या शासन करने की व्यवस्था होती है। राज, इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है राज या शासन करने की व्यवस्था, है ना। आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है आपसे। राज्य या शासन करने की व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारत पर राज्य या शासन करने की व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाई जाएगी, है ना। भारत पर राज्य या शासन करने की व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाई जाएगी। ठीक है, आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। देखिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि संविधान क्या होता है, और जो अपनी प्रस्तावना में कुछ और भी तत्व हैं, कुछ और भी शब्दावलियाँ हैं, जैसे पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से कम्प्लीटली समझ लेंगे, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप दरोगा बनना चाह रहे हो। ठीक है, आप अपना वैसा ही व्यक्तित्व बनाओ जैसा एक दरोगा का होता है। वो समाज को क्या निर्देश दे सकता है, क्या उसमें बदलाव ला सकता है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।